एक गांव में कनुआ नाम का एक नाई रहा करता था, जो अपने आप को गांव का सबसे ज्यादा चतुर और चालाक समझता था। एक दिन वह अपनी दुकान में गांव की मुखिया की शेव करते हुए मुखिया को बहुत गौर से देखे जा रहा था। क्या बात है कनुआ नाई, आज तेरा ध्यान दाढ़ी बनाने पर कम, मुझे देखने पर ज्यादा है। कितने बार कहा है आपसे मुखिया जी कि मुझे सिर्फ कनुआ कहा कीजिए, मेरे नाम के आगे नाई मत लगाया करिए। क्यों, अपने नाम के आगे नाई लगाते हुए तुझे शर्म आती है क्या? ऐसी बात नहीं है मुखिया जी, लोग अपने नाम के आगे अपनी जाति लगाते हैं, अपना पेशा नहीं। अबे ये क्यों नहीं कहता कि तुझे अपने नाम के आगे नाई लगाते हुए शर्म आती है? तू एक नाई है, तेरा बाप भी एक नाई था, यहाँ तक कि मैं तेरे दादा को भी जानता था, वो भी नाई थे। तू एक खानदानी नाई है, इसलिए तेरी पहचान तेरे काम से ही होगी। अगर तुझ में कोई काबिलियत है तो छोड़ दे ये काम और कर कोई और काम, लेकिन अपने काम को लेकर कैसी शर्म। अब आपको क्या बताऊं मुखिया जी, मुझे मेरे इसी पेशे से कितनी परेशानी उठानी पड़ रही है, मैं आपको बता नहीं सकता। कैसी परेशानी? मेरी उम्र 40 वर्ष की हो चुकी है, लेकिन कोई भी लड़की मुझसे विवाह करने के लिए तैयार ही नहीं। हाँ, मुझे पता है, क्योंकि तुझे लड़की सुंदर चाहिए, जबकि तूने कभी अपनी शक्ल आईने में नहीं देखी। एक बार मेरे कहने पर अपनी शक्ल आईने में गौर से जरूर देखना। शक्ल का मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ मुखिया जी। अगर इतना बुरा नहीं है तो इतना अच्छा भी नहीं है। अब सीधे सीधे बता मुझे, इतनी गौर से क्यों देख रहा था? क्या कहना चाहता है? आपको कैसे पता कि मैं आपसे कुछ बातचीत करना चाहता हूँ? अरे जब अपनी आंखें पढ़ पढ़ कर मेरे चेहरे को इतनी गौर से देखेगा तो मुझे यही लगेगा ना कि तू कुछ कहना चाह रहा है, लेकिन कुछ कह नहीं पा रहा। अब जल्दी बता, क्या कहना चाहता है तू? मुखिया की बात सुनकर कनुआ हिम्मत करके मुखिया से बोला, वो बात ये थी मुखिया जी, अब कैसे बोलूं? अरे अपने मुंह से बोल। हाँ, मुंह से ही बोलूंगा मुखिया जी। आप भी मुखिया जी, आपकी बेटी नंदनी की अभी तक शादी नहीं हुई ना? वो भी लगभग 35 के आसपास ही है। आप अपनी बेटी की शादी मुझसे करा दीजिए। कनुआ की बात सुनकर मुखिया गुस्से से आग बबूला होकर उठकर खड़ा हो गया और उसने जोरदार थप्पड़ कनुआ के गाल पर जड़ दिया। तेरा दिमाग तो ठीक है कनुआ नाई, है? जानता भी है तू क्या बोल रहा है? तेरा बाप मेरे पिता का खास नहीं था, सिर्फ तेरे बाप का लिहाज करके तुझे सिर्फ एक थप्पड़ मारा है। अगर तेरी जगह कोई और ये बोलने की हिम्मत करता ना, तो मैं उसकी मार मार कर हड्डी पसली एक कर देता। तेरी हिम्मत कैसे हुई ये सब सोचने की? मैंने ऐसा क्या गलत कह दिया मुखिया जी? मैंने तो सिर्फ आपकी बेटी से शादी करने के लिए बोला है। अबे बेवकूफ, हैं? तू एक नाई है, नाई। तेरा और मेरी बेटी का रिश्ता नहीं हो सकता, असंभव है। मेरी बेटी के बारे में सोचने से पहले एक बार अपना पेशा तो देख लेता, और चल एक बार को मैं तेरा पेशा भी भूल जाऊं। पर क्या तूने कभी आईने में अपनी शक्ल देखी है? हैं? किसी पुराने पेड़ का घटिया सड़ा हुआ आम दिखता है तू। इतना कहकर मुखिया गुस्से से बाहर चला गया। मुखिया की बात कनुआ को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। तू है मुझ पर। अरे अगर मैं नाई हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती है? क्या मेरे कोई अरमान नहीं है? मेरे को सपने नहीं है? ये गांव का मुखिया अपने आप को समझता क्या है? नहीं रहना मुझे इस गांव में, और नहीं करना मुझे अब ये नाई का धंधा। अब तो मैं किसी जमींदार की बेटी से ही विवाह करूंगा, और अब इस गांव में कुछ बनकर ही लौटूंगा। हाँ। अगले दिन कनुआ ने अपनी नाई की दुकान बंद कर दी और नए धंधे की तलाश में वो दूसरे गांव की ओर चल दिया। वह जंगल के रास्ते में ही था कि तभी उसके कानों में एक साधु की आवाज टकराई। आगे मत जाना बेटा, आगे एक शेर बैठा हुआ है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है साधु, शेर घने जंगलों में होते हैं। मैं कोई मामूली साधु नहीं हूँ। यकीन नहीं आता तो कुछ देर मेरे पास बैठ जा। कनुआ साधु के पास बैठ गया। कुछ ही देर में
एक शेर दहाड़ता हुआ आकर उन दोनों को घूरने लगा। साधु जी, ये शेर तो हम दोनों को खा जाएगा। आपने तो मुझे मरवा दिया। चिंता मत कर, जब तक मैं तेरे साथ हूँ शेर तेरा कुछ नहीं करेगा। कुछ देर में चला जाएगा। कुछ देर बाद जंगल की ओर चला गया। आप तो वाकई बहुत पहुंचे हुए हैं। साधु रहस्यमयी अंदाज में मुस्कुरा कर बोला, मैं जानता हूँ कि तू एक नाई है और नाई का धंधा छोड़कर तू दूसरे धंधे की तलाश में दूसरे गांव जा रहा है ताकि कुछ बनकर अपने गांव लौटे। आप तो अंतर्यामी भी निकले बाबा, मेरी मदद कीजिए। क्या चाहता है तू? मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा विवाह किसी बड़े परिवार की कन्या से हो, लेकिन मेरे काम को देखते हुए कोई भी बड़ा परिवार अपनी बेटी का विवाह मुझसे नहीं करता। इसीलिए मैंने अपना गांव छोड़ दिया, क्योंकि वहां सब मुझे नाई नाई बोलकर ही पुकारते हैं और इसी वजह से मैं 36 वर्ष तक की उम्र में कुंवारा हूँ। ठीक है, मैं तेरी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं तुझे अपनी मायावी शक्ति से धन दौलत तो नहीं दे सकता। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। मैं तुझे एक शक्ति दे सकता हूँ। कैसी शक्ति साधु जी? तू जिस किसी भी व्यक्ति को कुछ देर तक गौर से देखेगा तो तू उस व्यक्ति का कुछ देर बाद भविष्य देख लेगा। दूसरों के भविष्य देखने से मुझे क्या फायदा होगा? खुद को बहुत चतुर समझता है ना, तो अपनी चतुराई से इस शक्ति का फायदा उठा ले। मगर याद रखना, अगर तू मेरी दी हुई शक्ति का फायदा अपनी चतुराई से उठाने में कामयाब हो जाता है तो ये कभी मत भूलना कि तेरा अतीत क्या था। क्या मतलब? मतलब कि तू एक नाई था, और हाँ, मेरी दी हुई शक्ति का प्रयोग तू सिर्फ अपने जीवन में 2 बार कर सकता है। इतना कहकर साधु मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया। कनुआ एक दूसरे गांव में चला गया। वो सुबह से लेकर शाम तक गांव वालों को देखता रहा कि तभी उसकी नजर गांव में बनी एक कोठी पर पड़ी। वो कोठी उस गांव के जमींदार रमेश की थी। रमेश अपनी कोठी के बाहर एक शहरी व्यक्ति से अपनी एक जमीन का सौदा कर रहा था। कनुआ उस जमींदार को गौर से देखने लगा। कुछ देर बाद गौर से देखने के बाद कनुआ की आंखों में चमक आ गई। वह दौड़ता हुआ जमींदार के पास चला गया। इस सौदे को रोक दीजिए जमींदार साहब, ये सौदा आपके लिए सही नहीं है। कौन हो तुम और ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए? तुम जानते भी हो कि ये सौदा करोड़ों का है। मेरा नाम कनुआ है। मैं कुछ दिन पहले ही विदेश से हिंदुस्तान आया था, मगर ट्रेन में मेरा किसी ने पासपोर्ट, मेरे सारे पैसे सब चुरा लिए। तब से मैं ऐसे ही उस चोर को पकड़ने के लिए भटक रहा हूँ। देखिए, मैं भी एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन रहा हूँ और मेरी नजर ये बता रही है कि आपके सामने ये जो व्यक्ति बैठा हुआ है ये धोखेबाज है। कनुआ की बात सुनकर रमेश की आंखों में क्रोध झलकने लगा। तू तो ये कहना चाहता है कि तू विदेश से पढ़कर आया है तो तू ज्यादा चालाक है, और मैं गांव का हूँ तो मुझे कोई अकल नहीं है, हैं? तभी रमेश की पत्नी अनीता अपने पति से बोली, अरे एक बार फोन करके पता करने में क्या हर्ज हो सकता है कि इसका अंदाजा सही हो। सोचिए, अगर इसकी बात कुछ प्रतिशत भी सही निकली तो आप तो सड़क पर आ जाएंगे। अपनी पत्नी की बात सुनकर रमेश सोच में पड़ गया। वह तुरंत फोन लगाकर किसी से बात करने लगा। अचानक रमेश के चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा और जो व्यक्ति रमेश के सामने बैठा हुआ था वो वहां से भागने लगा। पकड़ो इसे, ये फ्रॉड है। कनुआ ने उस व्यक्ति को तुरंत पकड़ लिया। रमेश ने उस व्यक्ति को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। रमेश नहीं जानता था कि कनुआ ने उसका भविष्य देख लिया था, कि भागने वाला व्यक्ति भविष्य में रमेश के साथ धोखा करने वाला था। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कनुआ,
आज तुम्हारी वजह से मैं बर्बाद होने से बच गया। वैसे तुम कहाँ ठहरे हुए हो? बस ऐसे ही आवारा फिर रहा हूँ। आज से तुम मेरे घर पर रहोगे और मेरे कारोबार में हाथ बटाओगे। मुझे तुम्हारे जैसे ईमानदार और अच्छे व्यापारी की सख्त जरूरत है। कनुआ उस दिन से रमेश के घर पर रहने लगा। रमेश की बेटी दिव्या को कनुआ पसंद करने लगा था। एक दिन रमेश अपनी बेटी के साथ कार से शहर जा रहा था कि तभी कनुआ बोला, कहाँ जा रहे हैं आप? अभी कुछ देर पहले बताया तो था, मुझे शहर में कुछ काम है और इसी बहाने दिव्या को कुछ शॉपिंग भी करा दूंगा। आज मत जाइए, कल चले जाइएगा। आज मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? मेरा शहर जाना आज बहुत जरूरी है, तो अपने उस जरूरी काम को कल निपटा लीजिएगा। कनुआ, तुम व्यापारी अच्छे हो, लेकिन अब तो तुम ऐसे बातें कर रहे हो जैसे कि तुम फ्यूचर देख सकते हो, और तुम्हें पहले से ही आभास हो गया है कि आज मेरे साथ कुछ सही नहीं होने वाला। रमेश की बात सुनकर कनुआ बुरी तरीके से घबरा गया। सच तो यही था कि कनुआ ने रमेश का भविष्य देख लिया था। वो जानता था कि कुछ देर बाद रमेश का एक्सीडेंट हो जाएगा। रमेश की पत्नी अनीता रमेश से बोली, आप कनुआ की बात मान क्यों नहीं लेते? अपने जरूरी काम को कल कर लीजिएगा। नहीं अनीता, मेरा आज जाना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर आपको कनुआ की बात नहीं माननी तो आपकी मर्जी, लेकिन मैं दिव्या को आज आपके साथ नहीं जाने दूंगी। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। रमेश चला गया, मगर कुछ ही देर बाद रमेश की एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। दिव्या और अनीता इस दुनिया में अब अकेली रह गई थी। इतने बड़े कारोबार को संभालने वाला कोई नहीं था। कुछ दिनों बाद अनीता कनुआ से बोली, मेरे पति के जाने के बाद अब इतने बड़े कारोबार को कौन संभालेगा? मैंने और मेरे पति ने सोचा था कि सारा का सारा कारोबार दिव्या के पति के हवाले कर देंगे और हम दोनों तीर्थ पर चले जाएंगे, लेकिन वो ये दिन देख न सके। मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी का विवाह तुमसे हो जाए। क्या तुम मेरी बेटी से विवाह करोगे? अनीता की बात सुनकर कनुआ के मन में लड्डू फूटने लगे। कनुआ यही तो चाहता था कि उसने तुरंत हामी भर दी और दूसरे दिन दिव्या और कनुआ का विवाह धूमधाम से हो गया। कनुआ रातों रात करोड़पति बन गया, लेकिन गांव वालों से मिले मान सम्मान की वजह से वो खुद को राजा समझने लगा। एक रोज रात के वक्त कनुआ अपनी पत्नी से बोला, देखो, तुम मेरी पत्नी हो तो ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशनसीबी की बात है। तुम्हें मेरी सेवा करनी चाहिए। मैं तो आपकी सेवा ही करती हूँ। देखो, मैंने ही एक बार तुम्हारे पापा को बर्बाद होने से बचाया था। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो वो उसी दिन सड़क पर आ जाते। अच्छा, मेरे पैरों में बहुत ज्यादा दर्द है, मेरे पैर दबा दो। कनुआ की बात सुनकर उसकी पत्नी उसके पैर दबाने लगी। कनुआ लगातार कई घंटों तक अपनी पत्नी से पैर दबवाता रहा। थकान से जैसे ही उसकी पत्नी की आंख झपकी, कनुआ तुरंत बोला, जब तक मैं ना कहूँ तब तक तुम्हें रुकना नहीं है। हाँ, इसके बाद तुम्हें मेरा सर भी दबाना है। उस दिन के बाद कनुआ अपनी पत्नी से रोज रात भर पैर दबवाता। एक रोज दिव्या परेशान होकर अपनी माँ से बोली, इन्होंने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। रोज रात भर ये मुझसे कभी पैर कभी सर दबाते हैं, मैं सो नहीं पाती। बेटी, लेकिन तू चिंता मत कर। मैंने सुना है कि यहाँ एक बहुत पहुँचे हुए साधु आए हैं जो सबकी मुसीबतें दूर कर रहे हैं। कल मैं तुझे चुपके से उन्हीं के पास ले चलूंगी। अगले दिन दिव्या की माँ अपनी बेटी को उन्हीं पहुँचे हुए साधु के पास ले गई। क्या हुआ बेटी? मेरे पति मुझसे प्यार नहीं करते, मुझसे गुलामों की तरह व्यवहार करते हैं। तुम्हारा पति क्या करता है? दिव्या ने सारी बात साधु को बता दी। दिव्या की बात सुनकर बाबा रहस्यमयी अंदाज में मुस्कुराते हुए
दिव्या से बोले, जाओ कल किसी बहाने से अपने पति को मेरे पास भेज देना। क्या वो सुधर जाएंगे? हाँ, मैं अपनी तंत्र मंत्र की शक्ति से उसे बिल्कुल सही कर दूंगा। कल के बाद वो तुम्हारी किसी भी बात से इनकार नहीं कर पाएगा। दिव्या और उसकी माँ खुश हो गई। अगले दिन दिव्या अपने पति से बोली, सुनिए जी, सुना है गांव में बहुत पहुँचे हुए ज्ञानी बाबा आए हैं, आप उनसे मिलकर क्यों नहीं आते? हाँ, मैंने भी सुना है कि गांव में कोई पहुंचा हुआ ज्ञानी बाबा आया है। गांव वाले तो पागल हो गए, पर मैं पागल नहीं हूँ। ऐसा नहीं कहते जी, क्यों ना आप उनसे एक बार मिल आते? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, उस बाबा को कनवा जमींदार से उल्टा मिलने आना चाहिए। भला मैं वहाँ क्यों जाऊँ? मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगा। दिव्या मुंह लटकाकर फिर से साधु के पास चली गई। बाबा वो तो आने को तैयार ही नहीं, वो तो उल्टा मुझसे ये कह रहे हैं कि आपको उनसे मिलने जाना चाहिए। दिव्या की बात सुनकर साधु फिर से मुस्कुराता हुआ बोला, तो किसी बहाने से अपनी माँ के साथ कुछ देर के लिए दोपहर के वक्त यहाँ पर आ जाना। तुम्हारी गैर मौजूदगी में मैं तुम्हारे घर पर जाकर तुम्हारे पति का तंत्र मंत्र से सही से इलाज कर दूंगा। दिव्या, दिव्या कहाँ हो तुम? तभी कोई जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा। अब ये दरवाजा भी मुझे खुद ही खोलना पड़ेगा। बताओ कैसे दिन आ गए हैं, अब दरवाजा खोलने भी मैं स्वयं ही जाऊं। इतना बोलकर कनुआ ने दरवाजा खोल दिया, मगर सामने का नजारा देखकर तो वह बुरी तरीके से डर गया। उसके सामने उसके पुराने गांव का मुखिया खड़ा था, जो तुरंत अंदर आ गया। मुखिया जी, आप यहाँ कैसे? अच्छा, तो तू नाईगिरी छोड़कर यहाँ जमींदार बना बैठा है? अगर मैं तेरी पत्नी और गांव वालों को बता दूं कि तूने कभी विदेश की शक्ल नक्शे में भी नहीं देखी, बल्कि तू एक नाई है, तो कभी सोचा है ये गांव वाले तेरे साथ क्या करेंगे? तेरी मार मार कर हालत खराब कर देंगे और तुझे इन लोगों के साथ फ्रॉड करने के जुर्म में जेल हो जाएगी। सोच, तेरी पत्नी की नजरों में तेरी क्या इज्जत रह जाएगी। मुखिया जी, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? आप भला ये किसी को क्यों बताएंगे? तेरी पत्नी दिव्या मेरी दूर की रिश्तेदार है। क्या? और सुन कनुआ, तेरी पत्नी को मैंने सब बता दिया है। वो बेचारी तेरे आतंक से बेहद परेशान हो चुकी थी, मुझसे उसका दुख देखा नहीं गया। ये आपने क्या किया मुखिया जी? वो गांव में अब सबको बता देगी, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। नहीं, मैंने उसे मना कर दिया है कि ये राज वो किसी को नहीं बताएगी, लेकिन उसने एक शर्त रखी है। कैसी शर्त? यही कि आज के बाद तू उसका हर काम करेगा, यहाँ तक कि तू उसके पैर भी दबाएगा। एक जिम्मेदार पति की तरह उसे पत्नी का दर्जा देगा, ना कि उसके साथ गुलामों की तरह व्यवहार करेगा। मुझे मंजूर है। ठीक है। इतना बोलकर मुखिया वहां से चला गया, मगर बाहर आते ही मुखिया साधु में परिवर्तित हो गया और सीधा दिव्या के पास जाकर बोला, जाओ, मैंने तुम्हारे पति को सुधार दिया है। दिव्या खुश होती हुई वहां से चली गई। उसने घर जाकर देखा कि कनुआ डरा हुआ दिव्या की ओर देख रहा था। अरे, तुम आ गई प्रिया, थक गई होगी। लाओ, मैं तुम्हारे पैर दबा दूं। लाओ लाओ। उस दिन के बाद से कनुआ नाई की सारी चतुराई धरी की धरी रह गई।